Gravitational waves are ripples in the fabric of spacetime. Like waves on a pond, but in the universe's structure. They are created by violent cosmic events, like colliding black holes or neutron stars. Yes, जय हिंद एवरीवन। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। With this thought, I Akash Kumar Sahani welcomes you on my YouTube channel. Today we are going to study about the physics of class 10th Maharashtra board gravitation. So let's get started. इसमें हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 8 से पेज नंबर 6, 7 तक हम लोगों ने 16 तारीख को कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 8 से, राइट। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी हम लोग ने देखा क्या कि अर्थ क्या है। अर्थ एक ह्यूज मास है और ये क्या करता है, ये हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट। अब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये कितने रेट से अट्रैक्ट होता है, इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है आपको। क्या दिया है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक। जो पहले वीडियो हम लोग ने देखा था उसके अंदर ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा, जो हमारे अराउंड एटमॉस्फेयर है वो सारा स्केप कर जाएगा इन द यूनिवर्स, जिससे जो पेड़ पौधे हैं, जो आपकी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो विद इन 2 आवर 3 आवर क्या करते हैं, क्या कर जाएंगे, आपके डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे वो लोग, राइट। जो आपके ओशियंस है वो ओशियंस का पानी यूनिवर्स में जाने लगेगा आपका। जितने भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतने एक्सेलरेशन से यूनिवर्स में जाने लगेंगे वो लोग, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वॉज ट्वाइस एज लार्ज। अगर जी की वैल्यू डबल हो जाती, तो जी की वैल्यू डबल हो जाती तो क्या होता, जी की वैल्यू डबल होने से क्या होता है, अभी उसका हम लोग आंसर देखेंगे क्यों होता है। तो जी की वैल्यू डबल होने से जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो डबल हो जाएगी आपकी, जिससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अप्रॉक्सीमेट 10 है वो अब कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारे पे जो ग्रेविटी लगेगी वो डबल हो जाएगी आपकी, राइट। अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पे है वो कितना है और कैसे निकालते हैं। अब देखो एक चीज़ इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अर्थ पे खड़े हो, लेट सपोज यहाँ पे कोई मास है, तो अर्थ इसको क्या कर रहा है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जब वेइंग स्केल पे इसे हम लोग रखेंगे, जब वेइंग स्केल पे इसे रखेंगे तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, वो वेट नथिंग बट द फोर्स बाय द अर्थ, वो वेट फोर्स के बराबर होगा। और वेट हमको पता है किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ये पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, F इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ लिया है। और स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। और आर क्या लिया हम लोगों ने, अर्थ का रेडियस लिया है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थ के ऊपर ही होगा। तो अर्थ के ऊपर अगर होगा तो वहाँ से उसकी जो डिस्टेंस होगी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी अर्थ के सेंटर ऑफ मास और उसके सेंटर ऑफ मास के बीच में, वो अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा आपका, ठीक है। थिकनेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ।
और अपना वेट क्या होता है, वेट जो mg के इक्वल होता है। अब ये दोनों क्या है, ये तो ग्रेविटेशनल लॉ है और ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ से दोनों को इक्वेट जब करेंगे तो आप यहाँ से देखोगे तो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से स्मॉल g की जो वैल्यू आएगी gm अपॉन में r² आएगी। अब g क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या था, मास ऑफ अर्थ, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब जब इसमें हम लोग सारी वैल्यू रख देते हैं, g की वैल्यू रख देते हैं, मास ऑफ अर्थ जो 6 × 10⁻24 kg होता है और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो जब ये वैल्यू रखते हैं तो ये कितना आता है, 9.77 आता है। ठीक है, अब ये 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ गिरेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरेगा तो हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 9.77 इंक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एक सेकेंड बाद देखेंगे तो उसकी स्पीड 9.77 होगी, 2 सेकेंड बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली 19 पॉइंट समथिंग आएगी, 3 सेकेंड बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हर समय उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब क्वेश्चन कभी कभी बच्चों के मन में आता है कि सर अगर ऐसा है तो जो हमारा रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप तो हमारा बादलों से आता है और बादल अप्रॉक्सीमेट 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, और इतने डिस्टेंस से जब कोई ड्रॉपलेट्स गिरेगा तो वो तो बुलेट की स्पीड से आना चाहिए। तो मैं बच्चों बता दूं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है और जिस वजह से आपका ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स लगता है, जिस वजह से जो ड्रॉपलेट्स की स्पीड है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, आपकी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ओके। सो आई होप कि जी की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, कितनी होती है, 9.77। ये सिर्फ अर्थ का है, राइट। अब अगर मान लो किसी और प्लैनेट का हमको निकालना है, जैसे लेट्स सपोज मार्स का निकालना है, तो हम लोग एम के जगह पे क्या रख देंगे, मास ऑफ मार्स, और आर के जगह पे क्या रख देंगे, रेडियस ऑफ मार्स। तो वहाँ से हमको जी की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर मैं पूछूं कि जी की वैल्यू जो है मेरे लिए और आपके लिए सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी, तो इस फॉर्मूले से अगर आप देखोगे तो जो जी की वैल्यू है, दिख रही है आपको, जो जी की वैल्यू है अगर आप देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है, ना कि ऑब्जेक्ट के मास पे। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट है, इवन मूंगी है, चींटी है, उस पर भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना मेरे पे लग रहा है, राइट। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ can you tell, there is one question, what would be the value of g on the surface of earth if its mass twice, मास क्या हो जाए, अर्थ का डबल हो जाए, और रेडियस क्या हो जाए, हाफ हो जाए। लेट सॉल्व दिस। तो g की वैल्यू क्या होती है, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो g तो हमारा वही रहेगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट g निकालना है, g डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे, जिस केस में जी तो आपका कांस्टेंट है लेकिन मास क्या हो जाए, डबल हो जाए, है ना, ट्वाइस मास डबल हो जाए, यानी 2m हो जाए, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो है, रेडियस जो है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, यानी r/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, gm इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4। अब ये 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी निकाल रखा है 9.77, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 8 टाइम्स हो जाएगी। सोच रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 8 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली आपका 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने एक सेकेंड में 80 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, इतना ज़्यादा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं इस वीडियो के बाद जो है कराने वाला हूँ, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। चलो आ जाते हैं अब हम लोग वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अब होता है क्या है बच्चों की, जो जी की वैल्यू है वो हर जगह सेम नहीं रहती है, हर जगह डिफरेंट होती है, और ऐसा इसका रीज़न अलग अलग हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, अर्थ का शेप हो सकता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यही पढ़ते हैं कि अर्थ जो है स्फेरिकल इन शेप है,
लेकिन ड्यू टू इट्स रोटेशन जो अर्थ का शेप है वो कम्प्लीटली स्फीयर ना होके वो एलिप्सॉइड है ना। जैसे सर्कल का अगर आप 3D देखोगे तो स्फीयर है, वैसे इलिप्स का 3D देखोगे तो उसे इलिप्सॉइड कहते हैं। तो वो इलिप्सॉइड है आपका, राइट। और अर्थ के रोटेशन की वजह से भी क्या होता है, उसमें वैल्यू ऑफ जी चेंज करता है। अब इलिप्सॉइड होने की वजह से क्या होता है, इलिप्सॉइड अगर है तो क्या है यहाँ पे, ये अगर इलिप्सॉइड है तो जो पोल्स हैं, ये पोल्स हैं हमारे, पोल्स पे जो जी होगा और जो इक्वेटर पे जी होगा वो अलग अलग होगा। पोल्स पे जी और इक्वेटर पे जी वो अलग अलग होगा। कहाँ पे ज़्यादा होगा, अगर जी पोल्स पे अगर आप देखोगे तो ये कम है, यानी रेडियस पे अगर आप देखोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी पोल्स पे जो जी होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर, ठीक है। अब लेट सपोज आपका दोस्त है और वो गोल्ड बाई करता है और उस गोल्ड को फिर उसको बेचना है, तो वो कहाँ पे बाई करे और कहाँ पे बेचे जिससे उसे फ़ायदा हो, राइट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे मैं बता दूं, वो अगर गोल्ड कहाँ पे खरीदे, आपके इक्वेटर पे खरीदे और पोल्स पे अगर बेचेगा आपका, है ना, तो उसको नुकसान होगा। क्यों, जब उसे इक्वेटर पे वो खरीदेगा तो वो अगर मान लो 80 kg है, 80 kgf है, तो पोल्स पे जाके क्या हो जाएगा, वो और कम हो जाएगा, है ना। तो उसको जो गोल्ड की वैल्यू है वो कम मिलेगी, तो वो क्या करेगा, वो पोल्स पे गोल्ड को खरीदेगा और कहाँ बेचेगा, उसे इक्वेटर पे बेचेगा, तो उसे फ़ायदा होगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। लेट सपोज आपका दोस्त ने इक्वेटर पे गोल्ड खरीदा, जिसका वेट था आपका लेट सपोज 10 kg, ठीक है। ये कहाँ पे खरीदा उसने, इक्वेटर पे। अब ये कितने का है, लेट सपोज मान लेते हैं इसे 10,000 का, 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब जब पोल्स पे जाएगा तो ये जो 10 kg है ये कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये 10 kg क्या हो जाएगा, लेट सपोज 11 kg हो गया आपका, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा है। तो जो 10,000 था उसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 11,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो उसे क्या होगा, यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट होगा कि नहीं, राइट। तो इक्वेटर पे अगर आप कोई चीज़ खरीद के, इक्वेटर पे अगर आप कोई चीज़ खरीद के पोल्स पे बेचोगे तो आपको फ़ायदा होगा, है ना, राइट। चलो आगे समझते हैं हम लोग। इसके पीछे शायद मैंने कुछ उल्टा बता दिया था, सॉरी फॉर दैट। हाँ, यहाँ पे ये होगा क्योंकि पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बेचोगे और कहाँ पे कर दोगे, इक्वेटर पे कर दोगे। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जी की वैल्यू है सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, नहीं, आंसर इज नो। द रीजन इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, so the distance of a point of surface of the earth from its center differs somewhat from the place to place। तो हर जगह उसकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग रहती है। ड्यू टू रोटेशन अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर, तो जो इक्वेटर है रोटेशन की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, वो बल्ज हो जाता है। एंड इस फ्लैटर एट पोल्स, पोल्स पे क्या हो जाता है, फ्लैट टाइप का हो जाता है। Its radius is largest at the equator and smallest at the pole, and the value of G thus highest कहाँ पे, पोल्स पे कितना होता है, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ लो इसको। एट पोल्स एंड डिक्रीजेस स्लोली विद डिक्रीजिंग एल्टीट्यूड, कितना होता है, 9.78 इक्वेटर पे होता है लोवेस्ट आपका, राइट। चेंज विथ हाइट, अब हाइट के वजह से क्या होता है, तो अगर आप देखोगे हाइट के वजह से जी की वैल्यू, जो जी की वैल्यू है, जी किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। यानी अगर हाइट आपका इंक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी स्पेस में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। यहाँ पे जैसे एक टेबल दिया हुआ है
सरफेस ऑफ अर्थ पे 0 मान लेते हैं उसको रेफरेंस लाइन, तो 9.8 हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, अगर ये आपका माउंट एवरेस्ट है तो ये क्या हो गया, हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर गई, तो माउंट एवरेस्ट पे जो 8.8 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट है उस वहाँ पे भी कितना होता है, ऑलमोस्ट 9.8 होता है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द मैनमेड बलून, मैनमेड बलून ने जो हाइट रीच किया लगभग 36.6 है, वहाँ पे हो जाता है 9.77। तो जैसे जैसे आपकी आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। टिपिकल वेदर सैटेलाइट ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर पे होते हैं ऊपर, वहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 8.7 होती है। देख रहे हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलमोस्ट कम हो गई आपकी जो सैटेलाइट्स है आपके। और ऐसे ऐसे जब आप ऊपर जाते जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है आपका वो लगभग 35,700 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, और वहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है वो नील के बराबर होती है, नल होती है आपकी ऑलमोस्ट, राइट। तो ऊपर जाने पे जी की वैल्यू क्या हुई, ऊपर जाने पे जी की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। तो ये हमारा अर्थ का रेडियस इस सरफेस है आपका, और सरफेस पे अगर आप देखोगे तो अगर आप और डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, आर बढ़ाते जाओगे, तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पैराबोला बनाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे, तो अब डेप्थ में जाओगे तो बोलोगे सर कि जी की वैल्यू आपने बताया था GM/r² होता है, तो आर घटेगा तो जी बढ़ेगा, और यही बच्चे गलत करके आते हैं। क्योंकि जब आर घटेगा तो मास भी तो घटेगा, है ना। जैसे मान लो आप ये अर्थ है, अब अगर आप यहाँ पे आ गए तो अर्थ का मास भी तो घटेगा आपका, क्योंकि जो ग्रेविटी लगती है वो सेंटर लगाता है, न कि ये सरफेस लगाता है, राइट। तो जब मास घटेगा रेडियस भी घटेगा, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन आप लोगे तो ओवरऑल जो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और इसीलिए जब सेंटर पे आप जाओगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, राइट। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे, एज द रेडियस डिक्रीजेस along with the mass also decreases, and the G is the combination of this effect, the G is the effect of the combination of these two, that is mass and radius, और उसके वजह से जो G की वैल्यू है आपकी कम हो जाती है, और सेंटर पे G की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखो इसको बढ़ते हैं थोड़ा सा। The value of G also changes if we go inside the earth. The value of R in the equation 5 decreases, and one would think that the value of G should increase, है ना। R की वैल्यू कम हो रही है, तो किसी को ऐसा लगना चाहिए कि जो G की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, आपकी बढ़नी चाहिए। लेकिन आगे क्या लिखा है इसमें, however the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी तो डिक्रीज होगा, कैपिटल GM/r², विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ m टू बी यूज्ड इन द इक्वेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। तो कैपिटल M भी आपका डिक्रीज होगा। एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन R एंड M, द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। तो यहाँ से क्या पता चला, ये पता चला कि सर अगर हम लोग सरफेस ऑफ द अर्थ पे हैं तो उसके ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम होती है जी की वैल्यू। किसी भी जी की वैल्यू अगर आप किसी भी प्लैनेट पे कैलकुलेट करोगे तो उसके सरफेस पे ही होगा, उसके ऊपर कम होगा, उसके नीचे भी कम होगा, राइट, डिक्रीज करता है आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, थिंक अबाउट इट। विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ। तो क्या जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो आपका चेंज हो जाता है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो हमेशा कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अभी मैंने बताया सेंटर ऑफ अर्थ पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है मास एंड वेट, और इस पे क्वेश्चन भी आया था 2025 में। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है आपका, ठीक है। तो मास क्या होता है बच्चों, अगर आप को पता है कि क्या होता है आपके
एटम्स होते हैं, एटम्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है आपका, है ना। न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो सबसे छोटा पार्टिकल है आपका वो क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल तो वैसे कॉर्क्स है ना, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है आपके। अब इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये सबसे छोटा मास है, राइट। अब इसी एटम से मिलके सब कुछ बना हुआ है। लेट सपोज ये पेन है, तो ये पेन क्या है, इसी एटम से मिलके बना हुआ है सारा, यानी एटम का कुछ ना कुछ मास होगा, राइट। अब इसका मास क्या होगा, इसका मास क्या होगा, जितना इसके अंदर मैटर है, जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उसका जितना मास होगा वही इसका मास होगा आपका। सो व्हाट इज मास, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। और ऐसा यूनिट क्या होती है मास की, केजी होती है आपकी। और ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एक फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि मास जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर मास आपका फिक्स हो गया तो वो कभी चेंज नहीं होगा। जो आप वेइंग स्केल पे मेज़र करते हो अपने आप का, तो वो क्या बताता है आपका, वो आपका मास बताता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, राइट। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, जो मास है, मास क्या है, इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मास जो है वो इनर्शिया डिसाइड करता है आपका, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, राइट। जैसे अब रबड़ को और एक पहाड़ है ना, 500 kg का पहाड़ है, तो किसको लिफ्ट करना आसान होगा, रबड़ को, क्यों, क्योंकि उसका मास कम है तो उसकी इनर्शिया कम होगी। इनर्शिया का मतलब सिंपल रेजिस्टेंस, ओके। अब आ जाते हैं वेट पे। तो वेट क्या है, वेट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। तो वेट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब मास तो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जी डिपेंड करता है किस पे, पोजीशंस पे, है ना, रेडियस पे, मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है। यानी जी आपका वेरी करता है, और जी अगर वेरी करेगा तो वेट भी क्या करेगा आपका, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। सो व्हाट इज वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। वो फोर्स है जिससे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है आपका, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, उसका डेफिनेशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये स्केलर है, ये क्या है, वेक्टर है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, और इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है आपकी, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, केजी, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, राइट। इसके अलावा और भी यूनिट होती है वेट की, जो क्या होती है, केजीएफ होती है ना, किलोग्राम फोर्स, ठीक। 1 kgf इक्वल्स टू कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपके बुक में शायद नहीं दिया हुआ है, बस लेकिन आपको जानना चाहिए। केजीएफ और न्यूटन क्या है, ये दोनों यूनिट है किसके, वेट के, राइट। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ये जो ब्लू बॉक्स में दिया हुआ उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, colloquially we use weight for both mass and weight and measure the weight in kilograms which is the unit of mass, है ना। जनरली हम लोग देखते हैं, जाते हैं दुकान पे तो क्या बोलते हैं कि 1 किलो हम लोग को शक्कर दे दो, शक्कर दे दो, राइट। तो एक्चुअली में वहाँ पे वो वेट होता है आपका, तो उसको हमको न्यूटन बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हम लोग केजी बोलते हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है, किलोग्राम फोर्स होता है आपका। बट scientific language, when we say that Rajiv's weight is 75 kg, we are talking about Rajiv's mass. What means is that Rajiv's weight is equal to the gravitational force on 75 kg mass, है ना। जो 75 kg है जो हम लोग बोलते हैं, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 75 kg पे, वो उसके वेट के इक्वल है आपका। नहीं समझे, अरे बाबा यहाँ पे क्या है, मतलब जो मैंने केजीएफ बताया एक्चुअली में वो क्या है, 75 केजीएफ है आपका, ठीक है। वो वेट हमको केजीएफ में बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग केजी बोल देते हैं, राइट। और ये केजीएफ क्या होता है, ये केजीएफ का मतलब होता है कि 1
केजी पे अर्थ जितना फोर्स लगाती है वो कितना लगाती है आपका 9.8, तो उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी न्यूटन में आ जाएगा वेट, राइट। अब यहाँ पे बोला देखो, एज राजीव मास इज 75 kg, हिज वेट ऑन द अर्थ इज 735 न्यूटन, तो वेट 735 न्यूटन होना चाहिए। द वेट ऑफ 1 kg मास इज इक्वल टू 9.8, वही मैंने बताया 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। आवर वेइंग मशीन टेल अस द मास, जो वेइंग मशीन होती है वो क्या बताता है, हमारा मास बताता है। और जो स्केल बैलेंस होता है शॉप में, वो क्या करता है, कंपेयर करता है दो वेट्स को। देखते हो 2 kg वहाँ पे भी रखा रहता है, तो उतना ही अमाउंट में यहाँ पे वो साकर डालता है या फिर दूध डालता है, जो भी है आपका, राइट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल पेज नंबर 9। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या बोला है, विल योर वेट remains constant as you go above the surface of the earth? Answer is no. वेट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि g की वैल्यू चेंज होगी। g की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, और वेट भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर, एक सीढ़ी है, बहुत बड़ी सीढ़ी है, उस पर खड़े हो आप। इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, यानी वो जो सीढ़ी है वो लगभग r डिस्टेंस की है। व्हाट वुड बी योर वेट, तो वेट क्या हो जाएगा उस केस में। तो देखो, जो आपका g है वो g क्या होता है, g m/r² होता है। यहाँ पे r क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा gm/4r²। और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 9.8। 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, 4 4 16, 4 5 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब आप 2r लैडर पे खड़े रहोगे तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो 2.45 होगी। अब लेट सपोज आपका मास है 100 kg, जैसे मेरा मास है 100 kg, तो मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 245 न्यूटन आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट विल बी योर वेट, तो मेरा वेट कितना आएगा 245। आपका अगर वेट 75 है तो यहाँ पे क्या रख देना, आप 75 रख देना, राइट। समझ गए। चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स को मैं अलग वीडियो में ले लूँगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग डू यू नो में। डू यू नो, ये सब जो दिया रहता है ना, ये सब पढ़ने से बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है आप लोग को। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, तो अगर आपको पता है या नहीं पता है कि जो टाइम होता है, टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ रिलेटिव। मतलब क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन एंड पर्सन टू पर्सन। जैसे जो टाइम मेरे लिए है वो टाइम आपके लिए हो, ये ज़रूरी नहीं कि सेम टाइम चल रहा हो। अब इसको इजी एग्जांपल में समझने के लिए लेट सपोज कि मेरे पास एक थॉट एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। एक मेरे पास स्विच है, ठीक है, स्विच है ऑन ऑफ करने का। किसको ऑन ऑफ करने का, सन को ऑन ऑफ करने का स्विच है मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सन को स्विच ऑफ कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूँगा सन को, मुझे कब पता चलेगा कि सन स्विच ऑफ हो गया है, 8 मिनट 20 सेकेंड्स बाद पता चलेगा कि सन जो है वहाँ पे स्विच ऑफ हो गया है। वाई, बिकॉज सन की जो आखिरी रेज वहाँ पे निकलेगी वो अर्थ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगाएंगी, 8 मिनट 20 सेकेंड। और उसके बाद मुझे पता चलेगा अरे अर्थ सन से तो लाइट ही नहीं आ रही है, राइट। इसका मतलब जो टाइम मेरे लिए यहाँ पे चल रहा है और वो टाइम जो सन पे चल रहा है, दोनों डिफरेंट टाइम है। लेट सपोज कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन का स्विच ऑफ कर दे रहा हूँ, तो अर्थ को कब पता चलेगा कि सन का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो चुका है, ये पता चलेगा 8 मिनट 20 सेकेंड्स बाद, क्योंकि वहाँ से एक वेव्स निकलेंगी, ग्रेविटेशनल वेव्स, जो अर्थ को इन्फॉर्म करेंगी। और ये सब किसने बताया था, आपके आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ भी नहीं है, ये जो आपका स्पेस है वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में है, स्पेस टाइम के फैब्रिक में है वो। स्पेस टाइम के फैब्रिक में है वो,
जिसके अंदर जितना ज़्यादा हैवी मास रहेगा वहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, वेट अ सेकेंड, मेरा बाबू जाग गया। यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो मेरा बाबू जाग गया था। राइट, चलो, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल वेव्स, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन वी ड्रॉप स्टोन इनटू इट। जब स्टोन फेंकेंगे तो वेव्स क्रिएट होगा आपका। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन द वेव्स जनरेटेड ऑन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ इट्स एंड आर हेल्ड इन हैंड एंड इज शेकन। तो अगर आप दो हाथों से, अगर आप दोनों हाथों के एंड पे अगर आप एक स्ट्रिंग होल्ड करोगे, उसे शेक करोगे, तो उसमें भी वेव्स फॉर्म होती है। लाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ electromagnetic waves. Astronomical objects emit these waves and we receive them using our instrument. Astronomical object जैसे सन है, स्टार्स है, मून तो आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा आपका। All our knowledge about the universe has been obtained through these waves. इन्हीं वेव्स की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, ये सारे नॉलेज ऑब्टेन कर पाते हैं। Gravitational waves are very different types of wave. They have been called the waves on the fabric of space-time. मैंने space-time अभी आप लोग को बताया कि आइंस्टीन जो स्पेस को है वो space-time कहते थे, राइट। स्पेस और टाइम अलग ना होके वो दोनों जुड़े हुए हैं। आइंस्टीन प्रिडिक्टेड देयर एग्जिस्टेंस इन 1916 वर्ल्ड वॉर आपका फर्स्ट स्टार्ट था तब। दीज वेव्स आर वेरी वीक एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम। ये वेव्स बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है। साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स emitted by the astronomical sources. Among these, LIGO किसका फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंटरफेरोमेटिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये एक लैबोरेटरी है LIGO, राइट। इज प्रोमिनेंट वन। Exactly after 100 years of their prediction, scientists detected these waves. साइंटिस्ट को अब जाके पता चला, डिटेक्ट किया गया है एक्चुअल में ये वेव्स फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स। ठीक है, किससे डिटेक्ट किया गया? ये LIGO से किया गया है। इंडियन साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन दिस डिस्कवरी। दिस डिस्कवरी हैज ओपनड अ न्यू पाथ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। तो आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पेज नंबर 10 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग फ्री फॉल पे। फ्री फॉल पे कितना बचा हुआ है इसमें? ओके, काफ़ी कुछ बचा हुआ है उसमें, तो पहले फ्री फॉल कर लेते हैं। ठीक है, आज फिर क्लोज करेंगे हम। तो फ्री फॉल क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, व्हेन द फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रीली का मतलब उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो, है ना। जब आप कोई बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट लेट सपोज यहाँ से थ्रो करते हैं, थ्रो इन द सेंस ड्रॉप करते हैं, है ना, ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने का मतलब क्या है? इनिशियल स्पीड 0 है। जब ड्रॉप करते हो और ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आता है, बाकी इस पर और कोई फोर्स नहीं लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, राइट। सो व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल इज द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, राइट। फ्री फॉल के केस में u की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 0, और a की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग? g, जो भी आपके न्यूटन्स 3 इक्वेशंस है। पहला क्या था? v = u + at, तो u 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? at। a के जगह पे क्या रख देंगे? g रख देंगे। s बराबर क्या हो जाएगा? ½ gt², और v² बराबर क्या हो जाएगा? 2gs, राइट। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव।
अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हम लोग फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे. दैट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी एंड इट टेकन टू बी माइनस नेगेटिव, माइनस लेंगे हम लोग. द मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज सेम बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजेस, है ना. जी तो सेम रहेगा लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक फाइनल ऑब्जेक्ट जब आएगा टॉप पे तो उसकी स्पीड एकदम क्या हो जाएगी आपके वहाँ पे, ज़ीरो हो जाएगी. स्पीड यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, फाइनल स्पीड ज़ीरो हो जाएगी. यू यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा आपका, राइट. यहाँ पे भी जब ये जाएगा v ज़ीरो है लेकिन g अभी भी ज़ीरो नहीं है. g अभी कहाँ लग रहा है आपका, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है आपका, ठीक है. The moon and the artificial satellites are moving only under in the influence of gravitational field of the earth. जैसे एग्जाम्पल है आपका मून और जितने भी सैटेलाइट्स है वो सारे आपके इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड्स में ही मूव कर रहे हैं. दस दे आर इन फ्री फॉल, इसीलिए वो फ्री फॉल हम लोग कहते हैं. तो आपने देखा होगा कि जब जो एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं तो वो उड़ने लगते हैं स्पेस में, जब भी वो अपने व्हीकल में होते हैं स्पेसशिप में, तो वो एक्चुअली में उड़ते नहीं है, वो एक्चुअली में गिर रहे हैं विद द सेम एक्सेलरेशन एज द एक्सेलरेशन ऑफ द दैट स्पेस व्हीकल. स्पेसशिप जितने स्पीड से नीचे आ रहा है उतने ही स्पीड से वो भी आ रहा है, इसीलिए वहाँ पे उनको वेटलेसनेस महसूस होता है ना. वहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो नहीं होती, वहाँ पे उनका जो जी की वैल्यू है वो दोनों पे सेम लग रही होती है, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग हवा में उड़ रहे हैं. ठीक है. इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो आप लोगों को डालूंगा, उसके अंदर आप देखोगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ड्रॉप की जाती है तो वो दोनों जो है आपके सेम स्पीड से नीचे आते हैं. अगर सेम हाइट से है तो नीचे पहुंचने पे उनको सेम टाइम लगेगा आपका. ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. और पेज नंबर 9 पे आज हम लोग पेज नंबर 11 पे आज हम लोग क्लोज करते हैं. आज की डेट है आपकी 18 जून 2025. ठीक है. सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो. और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे डिस्कस करिएगा. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जितना हम लोगों ने पढ़ा है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम लोग. राइट. सो गिव मी परमिशन टू क्लोज. थैंक यू. जय हिंद. Gravitational waves are ripples in the fabric of spacetime. Like waves on a pond, but in the universe's structure. They are created by violent cosmic events, like colliding black holes or neutron stars. Massive objects distort spacetime as they move. Detecting them lets us hear the universe differently. They offer unique insights into extreme cosmic phenomena.